तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो नर्सिंग एप्टीट्यूड की सीरीज नंबर 8 नर्सिंग फाउंडेशन आज हम आपके लिए लेके आए हैं। इसमें कुछ अलग टाइप के और टेक्निकल क्वेश्चंस हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड नर्सिंग फाउंडेशन के। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इन वीडियोस को आप एसजीपीजीआई, केजीएमयू, एबीवीएमयू के साथ साथ उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग के एग्जामिनेशन में यूज कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इन चारों ही एग्जामिनेशन में एसजीपीजीआई में भी, केजीएमयू में भी, एबीवीएमयू उत्तराखंड में नर्सिंग एप्टीट्यूड पूछा जाता है। ये सीरीज नंबर 8 है। इसके पहले के सभी वीडियो अगर आपको देखना है, ऊपर लिंक में एक डिस्क्रिप्शन आ रहा है, उसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको पूरी प्लेलिस्ट नर्सिंग एप्टीट्यूड की मिल जाएगी। वीडियो जब एंड होगा वहां भी हमने प्लेलिस्ट का एक डिस्क्रिप्शन दे रखा है, वहां आप क्लिक करेंगे तो नर्सिंग एप्टीट्यूड के अभी तक के सभी वीडियोस आपको मिल जाएंगे। और ये एसजीपीजीआई, केजीएमयू, एबीवीएमयू और उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग के अकॉर्डिंगली बने हुए हैं। तो चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले हम जरूर कहेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियोस के साथ बने रहिए, जैसे हमारा मोटिवेशन बना रहे। तो एक स्टेटमेंट आ रहा है हेल्थ के बारे में, इसके बारे में हेल्थ है और कोटेड है, मतलब ये बोला गया है। तो कहा है हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज एंड इन्फॉर्मिटी। मतलब ये कह रहा है स्टेटमेंट, देखिए कोटेड स्टेटमेंट किसी ने कहा है, कह रहा है कि हेल्थ का मतलब फिजिकल, मेंटल, ठीक है, शारीरिक तौर से, मानसिक तौर और सोशली तौर पे आप बहुत स्वस्थ रहें। इसका मतलब ये है, खाली ये नहीं है कि एब्सेंस ऑफ डिजीज की, आपको कोई बीमारी नहीं है या इन्फॉर्मिटी नहीं है, आप फिजिकली, मेंटल और सोशली भी अच्छे रहें, इसको हेल्थ कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट किसका है? ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स हेल्थ एजेंसी का है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, यही बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन इसका है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का है, WHO का, कि नेशनल लीग फॉर नर्सिंग का है। तो इसका सही आंसर है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO जो हेल्थ को डील करता है, उसने ये हेल्थ की डेफिनेशन दे रखी है, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग की। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है। द नेम ऑफ द नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्स से आप क्या करते हैं? नर्सिंग में आप डायग्नोसिस करते हैं डिजीज की, कहते हैं क्या हो सकता है? इज लिंक टू द इटियोलॉजी विद द फ्रेज। थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, समझने की कोशिश कीजिएगा कि नर्सिंग डायग्नोसिस जो होती है वो इटियोलॉजी से कैसे लिंक्ड है। अब इटियोलॉजी का मतलब क्या होता है? इटियोलॉजी का मतलब होता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ द कॉज ऑफ डिजीज। जब हम कॉज जो है डिजीज का, इसका रीजन क्या है, रोग के पीछे का रीजन क्या है, इसकी साइंटिफिक स्टडी करें किसी भी डिजीज की, तो कहते हैं डिजीज की हम इटियोलॉजिकल स्टडी कर रहे हैं, इटियोलॉजी चेक कर रहे हैं। तो जब भी नर्सिंग डायग्नोसिस करते हैं तो किस रिस्पेक्ट में करते हैं इस नर्सिंग डायग्नोसिस को? एज मैनिफेस्टेड बाई, एविडेंस्ड बाई, रिलेटेड टू, की ड्यू टू। ठीक है, तो जो नर्सिंग में जो डायग्नोसिस होता है विद रिस्पेक्ट टू डिजीज, तो विद रिस्पेक्ट टू कह रहे हैं, इसीलिए इसका सही टर्म जो होगा नर्सिंग डायग्नोसिस इटियोलॉजी का रिलेशन में, वो है रिलेटेड टू। क्या होगा? रिलेटेड टू। तो नर्सिंग डायग्नोसिस इज रिलेटेड टू इटियोलॉजी, मतलब नर्सिंग में जो डायग्नोस होगा वो रिलेटेड होगा कॉज ऑफ डिजीज के रिस्पेक्ट में। ये है इसका सही आंसर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए क्या कह रहा है, थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है आपकी बात, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग इंटरवेंशन। नर्सिंग इंटरवेंशन का मतलब क्या हुआ? नर्स जो काम कर रही हैं या नर्स में जो टेक्निक्स होती हैं, उसमें कौन सी टेक्निक यूज करनी होती है, उसे कहते हैं इंटरवेंशन। आप इंजेक्शन लगाए, एक तरीके का इंटरवेंशन है, पिल दिया, दवा दी, वो भी एक इंटरवेंशन है, या कोई मेडिकेयर किया, वो भी इंटरवेंशन कहलाता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग इंटरवेंशन वुड बी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कौन सा नर्सिंग यूनिट सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, मतलब सबसे फर्स्ट एड एक तरीके से कौन सा इंपॉर्टेंट होगा? टू डिटरमिन द फ्लूइड बैलेंस इन अ क्लाइंट विद एंड स्टेज रीनल फेलियर। तो थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन करना चाहिए डेली उस क्लाइंट में जिसमें हमको मेजर करना है कि फ्लूइड बैलेंस किया है, जिसमें एंड स्टेज रीनल फेलियर चल रहा है। रीनल मतलब किडनी। तो एक पेशेंट है जिसमें किडनी फेल हो गई है, ठीक है, और किडनी फेल होने से क्या होगा? वाटर की फिल्टरिंग कैपेसिटी खत्म हो गई होगी, ठीक है। तो वाटर फिल्टरिंग नहीं हो रही होगी, तो फ्लूइड बैलेंस मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो बैलेंस डिस्टर्ब हो गया पानी का। तो उसमें कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन किया जाए डेली कि इसको जो है मेजर किया जा सके? तो इसकी आंसर हम बताते हैं इसका क्या है। क्वेश्चन में आंसर आ रहा है कि मॉनिटर यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, मेजर फ्लूइड इनटेक आउटपुट, की वे डेली, मतलब वजन लें, की रिकॉर्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ बाउल मूवमेंट। देखिए समझिएगा, इसका सही आंसर है वे डेली। वे डेली मतलब डेली आप वजन लें। होता क्या है, वजन का क्या रोल है, वेट का क्या रोल है, ठीक है। रैपिड जब भी जो है वेट लॉस होता है, क्या होता है इसको समझिएगा। देखिए जब भी
रैपिड लॉस ऑफ वेट होता है, मतलब जब वेट जल्दी जल्दी कम होने लगे, ठीक है, रैपिड लॉस ऑफ वेट होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, किडनी पे प्रेशर पड़ने लगता है। किडनी पे क्यों प्रेशर पड़ता है, क्योंकि जब वेट लॉस होता है तो एनर्जी डेफिशिएंसी होने लगती है। एनर्जी जो होती है बॉडी में, वेट कम हो रहा है तो एनर्जी कम होने लगती है। जब एनर्जी कम होती है तो किडनी प्रेशर पड़ने लगता है। किडनी पे जब प्रेशर पड़ता है, किडनी को काम करने में दिक्कत होती है। तो जब वाटर फिल्टर आउट नहीं होता तो क्या होता है, टू मच ऑफ फ्लूइड, मतलब बहुत ढेर सारा पानी बॉडी के अंदर हो जाता है और बाहर नहीं निकलता। तो बाहर नहीं होगा तो इससे क्या होगा, इससे सूजन पैदा होगी, एडिमा होगा, ठीक है। तो आपका वेट अगर मेंटेन है, अगर आप ओवर वेट नहीं है, थोड़ा वेट ज़्यादा है, तो क्या होगा, जब धीमे धीमे वेट लॉस होता है, किडनी फंक्शन में क्या होता है, किडनी जब काम नहीं करती तो वेट लॉस होने लगता है। तो अगर ओवर वेट है आदमी तो धीमे धीमे वेट लॉस होगा। अगर अंडर वेट है, वेट पहले ही से कम था और वेट कम होने लगा तो किडनी में प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा और किडनी को काम करने में दिक्कत होगी। इसलिए वे करना डेली ज़रूरी है कि जैसे उसका वेट मेंटेन रहे। वेट अगर धीमे धीमे जल्दी जल्दी कम हो रहा है तो किडनी प्रेशर ज़्यादा होगा और फ्लूइड पानी बॉडी के अंदर भरता चला जाएगा। इसलिए वे डेली जो है इसका सही आंसर है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अब कह रहा है कि व्हेन रिकॉर्डिंग द ब्लड प्रेशर, जैसे आप ब्लड प्रेशर ले रहे हैं, अब मरकरी से लें चाहे मशीन से लें, द साउंड्स विच कैन बी हर्ड विथ स्टेथोस्कोप, ठीक है, तो मरकरी ब्लड प्रेशर से हम तो स्टेथोस्कोप आपने लगाया हुआ है, साथ में लगाए रहते हैं ना आला, और ब्लड प्रेशर लेते रहते हैं मरकरी वाले से। तो आला कहाँ लगा रहता है, स्टेथोस्कोप आर्टरी पे लगा रहता है। तो जो साउंड आती है ब्लड प्रेशर की, जो ब्लड की साउंड आती है स्टेथोस्कोप के अंदर, उस साउंड को हम क्या कहते हैं, उसका स्पेसिफिक नेम है। तो कह रहा है व्हेन रिकॉर्डिंग द ब्लड प्रेशर, जब आप ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड करते हैं तो एक साउंड सुनाई देती है स्टेथोस्कोप में, जब वो स्टेथोस्कोप आर्टरी के ऊपर रखा है, तो उस साउंड को क्या कहते हैं। और साउंड की बड़ी इंपॉर्टेंस है ब्लड प्रेशर नापने में। उसे वीज कहते हैं, मरमर कहते हैं, क्रैकल साउंड कहते हैं, कि कोरट कॉफ साउंड कहते हैं। तो उसका सही आंसर याद रखिएगा, कोरट कॉफ साउंड, ठीक है। कोरट कॉफ, कोरट कॉफ, कोरट कॉफ करके बोलता रहता है आर्टरी, तो वही साउंड को आप सुनते हैं स्टेथोस्कोप से और उसी से ब्लड प्रेशर आप नापते हैं। ये इंपॉर्टेंट साउंड है आर्टरी में। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये भी साउंड के रिलेटेड क्वेश्चन है कि व्हाट इज द टर्म यूज फॉर हाई पिच म्यूजिकल साउंड इन क्लाइंट ड्यूरिंग रेस्पिरेटरी असेसमेंट। तो आज हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन लाए हैं, थोड़ा कठिन है लेकिन इससे आपका माइंड थोड़ा खुलता है। तो जब आप रेस्पिरेटरी असेसमेंट कर रहे हैं, मतलब जब सांस का असेसमेंट आप कर रहे हैं, सांस लेने का, तो कौन सी म्यूजिकल साउंड आप असेस करते हैं कि रेस्पिरेटरी असेसमेंट में, क्राउइंग साउंड, व्हीजिंग साउंड, कि स्ट्रीट ऑन साउंड, की साइड साउंड, साउंड कौन सी रहती है। तो वहां तो मैंने बताया कॉटोकॉफ साउंड है। यहाँ पे क्या होता है, वीजिंग। वीजिंग साउंड जो है रेस्पिरेटरी असेसमेंट के लिए होती है। जिनको एलर्जी होती है, अस्थमा होता है, उनके अंदर वीजिंग ज़्यादा होती है, जैसे सीटी बज रही हो वैस तरह के वीजिंग साउंड्स आती है। तो रेस्पिरेटरी असेसमेंट में वीजिंग साउंड्स देखते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक और सेंटेंस आ रहा है, नर्सिंग इज द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन रिस्पॉन्सेज टू हेल्थ एंड इलनेस। तो नर्सिंग को इन्होंने डिफाइन किया कि नर्सिंग एक ऐसी डायग्नोसिस ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी है कि जो ह्यूमन रिस्पॉन्ड करता है हेल्थ और इलनेस को। ये स्टेटमेंट किसने दिया था, अमेरिकन नर्सेस एसोसिएशन ने, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस ने, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने दिया था, कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल का स्टेटमेंट है। इसका आंसर है आंसर नंबर ए, अमेरिकन नर्सेस एसोसिएशन, ANA ने ये स्टेटमेंट दिया था कि द नर्सिंग इज द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन रिस्पॉन्सेज टू हेल्थ एंड इलनेस। ये स्टेटमेंट्स याद रख लीजिए, कहीं ऐसा क्वेश्चन आया तो आपको पता होना चाहिए किसने ये स्टेटमेंट दिया था। इंडियन नर्सिंग काउंसिल का स्टेटमेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये भी समझिए, अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज द टर्म यूज फॉर नॉर्मल रेस्पिरेटरी रिदम एंड डेप्थ इन अ क्लाइंट। तो नॉर्मल कहा है, एक नॉर्मल आदमी है, उसके अंदर रेस्पिरेटरी जो रिदम है, मतलब किस स्पीड से वो सांस ले रहा है, रेस्पिरेटरी सांस लेने की रिदम है, उसको नॉर्मल रिदम को क्या कहते हैं। कोई तेज सांस लेता है, कोई धीमे सांस ले रहा है, तो अगर नॉर्मल ले रहा है, बिल्कुल नॉर्मल है, तो उस कंडीशन क्या कहेंगे, यूपनिया कहेंगे, एपनिया कहेंगे, ब्रेडिपनिया कहेंगे, कि टैकिपनिया कहेंगे, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है यूपनिया। तो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रिदम कहते हैं यूपनिया। यू मतलब ही समझ लीजिए, यू कहीं भी यूज होता है, ट्रू यूज होता है, यू का मतलब ही ट्रू होता है। यू कैरियोट्स है ना, तो यू कैरियोट्स, ट्रू कैरियोट्स, तो यू का मतलब ही ट्रू होता है, तो ट्रू मतलब सही होता है। तो यूपनिया नॉर्मल को कहते हैं। अगर प्रॉब्लम है, ब्रीदिंग हो ही नहीं पा रही है, तो उसे कहेंगे एपनिया, ठीक है। तो सिजेशन है ब्रीथिंग में, क्या है मतलब रुकी हुई है ब्रीदिंग, तो उसे कहते हैं एपनिया। फिर होता है ब्रैडीपनिया। ब्रैडीपनिया क्या होता है, अगर स्लो ब्रीथिंग हो रही है, क्या हो रही है, धीमे धीमे सांस ले रहे हैं, तो ब्रैडीपनिया। टैकीपीनिया क्या होता है, फास्ट ब्रीथिंग हो रही है, ब्रीदिंग के साथ जैसे आप कार्डियक में भी कहते हैं टैकीकार्डिया, ब्रैडीकार्डिया।
तो स्लो हार्ट बीट मतलब ब्रैडीकार्डिया, टैकीकार्डिया मतलब तेज हार्ट बीट। ऐसी रेस्पिरेशन में अगर नॉर्मल हो रहा है तो यूपनिया, अगर ब्रीथिंग नहीं हो पा रही तो एपनिया, स्लो ब्रीथिंग हो रही है तो ब्रैडीपनिया, और फास्ट ब्रीथिंग हो रही है तो टैकीपनिया। ओके, या नॉर्मल पूछा गया तो सही आंसर यूपनिया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन, अब इंटरवेंशन मतलब कौन सा आप काम करना है, कौन सा इलाज करना है, नर्सिंग इंटरवेंशन कहिए या मेडिकल इंटरवेंशन कहिए, नॉट रिकमेंडेड नहीं करना है किसमें, जब वाटरी डायरिया हो रहा है। वाटरी डायरिया मतलब डायरिया है जिसमें बहुत ही सारा पानी बॉडी से निकल जा रहा है, तो आपको क्या नहीं करना चाहिए उस पेशेंट के साथ, तो उसको क्या इंट्रावेनस मतलब इंजेक्शन के साथ एल्ब्यूमिन देना चाहिए, साइलियम देना चाहिए, पोटेशियम सप्लीमेंट देना चाहिए कि नॉर्मल सलाइन। अब पहले आप समझिए, डायरिया हो रहा है तो पानी का वाटर बहुत ज़्यादा बॉडी से निकल गया, डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो डिहाइड्रेशन हमें रोकना है। साइलियम क्या होता है, साइलियम होता है ईसबगोल, तो ईसबगोल तो रफेज की तरह है, ये तो ब्लॉक करता है तो पानी को ये रोकेगा, पानी को एब्जॉर्ब करेगा, तो ये तो हमको करना चाहिए। पोटेशियम क्या है, आपको पता है सोडियम और पोटेशियम पंप होता है, तो सोडियम जब मात्रा बढ़ जाती है तो क्या होता है, और पोटेशियम की मात्रा हो जाती है तो क्या होता है, ये भी आपको पता है, तो सिर्फ पोटेशियम सप्लीमेंट हम दे सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल सलाइन में क्या होता है, नॉर्मल सलाइन में आयंस का कॉन्सेंट्रेशन और आपका वाटर कॉन्सेंट्रेशन, जब NS सलाइन चढ़ाया जाता है ड्रिप के थ्रू, तो इससे वाटर और आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बॉडी में बना रहता है। लेकिन अगर आप एल्ब्यूमिन दे देंगे, एल्ब्यूमिन क्या है, एल्ब्यूमिन तो प्रोटीन है, तो प्रोटीन आप दे देंगे तो इसको तो और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ये। ठीक है, अब इसका एक मैकेनिज्म होता है, हम आगे क्वेश्चन में समझाएंगे। तो एल्ब्यूमिन की मात्रा जब बढ़ जाती है तो उससे और डायरिया होने की कंडीशन बढ़ जाती है, इसलिए हमको एल्ब्यूमिन नहीं देना है। अब ये कैसे बढ़ जाती है हम नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल फाइंडिंग, कौन सी फाइंडिंग इंडिकेट द पेशेंट इज एक्सपीरियंस हाइपोकैलेमिया, तो कौन सी ऐसी फाइंडिंग है जो बताता है कि पेशेंट में हाइपोकैलेमिया हुआ है। ठीक है, अब हाइपोकैलेमिया मतलब क्या होता है, हाइपो मतलब कम होता है और कैलेमिया मतलब पोटेशियम, तो पोटेशियम का लेवल जब ब्लड में गिर जाए, ठीक है, ब्लड में आपका पोटेशियम का जो लेवल है जब कम हो जाता है तो उसे कहते हैं हाइपोकैलेमिया हो गया, ब्लड में पोटेशियम कम हो गया। तो हाइपोकैलेमिया से क्या होगा, इडिमा होगा, मतलब सूजन होता है, मसल स्पैज्म होगा, ठीक है, मसल में मतलब खिंचाव हो रहा है, कोजमल टाइप की ब्रीथिंग होगी या एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा। ठीक है, इसका आंसर बताते हैं फिर समझाते हैं। इसका सही आंसर है एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा। ठीक है, होता क्या है कि जब पोटेशियम का लेवल गिर जाता है बॉडी में, ठीक है, तो क्या होता है कि उससे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स डेवलप होते हैं, GI गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर से एक रिलेटेड सिंड्रोम है IBS कहते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि एब्डोमेन पे प्रेशर बढ़ जाता है, एब्डोमेन पे क्या हो जाता है, प्रेशर बढ़ जाएगा, और जो डायमीटर होता है एब्डोमेन का, मतलब उसका जो पूरा पेरिफेस होता है वो भी बढ़ जाता है। तो जब डायमीटर बढ़ गया, एब्डोमेन का प्रेशर बढ़ गया, तो कोई चीज़ रुकती नहीं है, बॉडी से बाहर फेंकने लगता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं एब्डोमिनल डिस्टेंशन। तो इसमें क्या होता है, जब पोटेशियम का लेवल बढ़ जाता है बॉडी में तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर होने लगते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है, उसकी वजह से क्या होता है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होने लगता है, एब्डोमिनल का डायमीटर बढ़ जाता है, एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ जाता है, तो और तेजी से बॉडी से फ्लश आउट होने लगती हैं चीज़ें, तो ये पोटेशियम लेवल बढ़ने से है। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव अ रोल इन वुंड हीलिंग, इसमें से कौन सा विटामिन है जो कि वुंड हीलिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कौन सा है, विटामिन ए है, विटामिन के है, विटामिन सी है कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है विटामिन सी। क्यों, क्योंकि विटामिन सी जो है वुंड हीलिंग में हेल्प करता है, क्योंकि ये हेल्प करता है फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन में। किसमें हेल्प करता है, फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन। कोलेजन क्या है, प्रोटीन है, तो कोलेजन क्या हेल्प करती है, कोलेजन एक्चुअली में इंपॉर्टेंट प्रोटीन है कनेक्टिव टिश्यू की, किसकी, कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू आपको पता है क्या होते हैं, तो कनेक्टिव टिश्यू का जब इंपॉर्टेंट पॉइंट कोलेजन है तो विटामिन सी जब ज़्यादा रहेगा तो कोलेजन ज़्यादा बनेगा, जब कोलेजन ज़्यादा बनेगा तो कनेक्टिव टिश्यू बढ़िया बनेगा, तो कनेक्टिव टिश्यू जब बढ़िया रहेगा तो वूंड जल्दी हील करेगा, ब्लड का फ्लो बाहर नहीं होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा अ पेशेंट विथ एल्बुमिनूरिया, ठीक है, डेवलप्स ईडिमा। तो पहले समझा जाए क्या है, एक पेशेंट है जिसमें एल्बुमिनूरिया आ रहा है। एल्बुमिनूरिया मतलब क्या है कि यूरिन मतलब समझ रहे हैं ना, यूरिन में एल्बुमिन प्रोटीन आ रही है, समझने की कोशिश कीजिएगा पहले। तो एल्बुमिन तो प्रोटीन है, तो ये प्रोटीन यूरिन में आ रही है, तो कह रहे हैं ऐसे पेशेंट जिसमें यूरिन में एल्बुमिन आता है उसमें ईडिमा हो जाता है, ईडिमा मतलब सूजन होता है ना,
ठीक है, सूजन हो जाती है बॉडी में, बॉडी फ्लूइड में सूजन बढ़ जाती है। तो यूरिन में जब एल्बुमिन आता है तो इडिमा क्यों कॉज होता है? तो इसमें कई आंसर दिए हैं, फॉल ऑफ टिश्यू हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, प्लाज्मा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, प्लाज्मा कोलॉइड ऑन्कोटिक प्रेशर एंड राइज इन टिश्यू। हम इसका सही आंसर बता के आपको समझाते हैं। इसका सही आंसर है फॉल इन प्लाज्मा कोलॉइड ऑन्कोटिक प्रेशर। तो प्लाज्मा का कोलॉइड ऑन्कोटिक प्रेशर गिर जाता है जब एल्बुमिन यूरिन में आने लगता है। होता क्या है कि जो प्लाज्मा में, ठीक है, जो प्रेशर होता है, कौन सा प्रेशर, जैसे कहते हैं कोलॉइड ऑन्कोटिक प्रेशर, ठीक है। तो प्लाज्मा में, मतलब ब्लड प्लाज्मा में जो कोलॉइड ऑन्कोटिक प्रेशर होता है ये मेंटेन रहना चाहिए। इसके मेंटेनेंस से क्या होता है कि जो फ्लूइड जो प्लाज्मा का होता है वो जो है वेसल के अंदर नहीं जाता, ठीक है, वेसल्स के अंदर मूव नहीं करता क्योंकि यहाँ प्रेशर मेंटेन रहता है, ठीक। तो इसको मेंटेन करने में एल्बुमिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। तो ब्लड प्लाज्मा में जो प्रोटीन रहती है एल्बुमिन, तो ये वेसल के अंदर फ्लूइड मूव ना करे तो कोलॉइड ऑन्कोटिक प्रेशर ये मेंटेन करके रखता है। तो जब एल्बुमिन की मात्रा गिरने लगती है, एल्बुमिन की मात्रा कब गिरेगी, जब किडनी डिजीज होगी या कोई और डिजीज होगी, और जब एल्बुमिन की मात्रा गिरेगी तो वो यूरिन में दिखने लगेगी, क्योंकि यूरिन में ज़्यादातर एल्बुमिन फिल्टर आउट हो जा रहा है। पहले तो किडनी रोके रहता है, जब किडनी काम नहीं करती तो एल्बुमिन आने लगता है प्रोटीन यूरिन में, ठीक है। और किडनी जब काम कर रही होती है तो एल्बुमिन नहीं आता। तो जब किडनी काम नहीं करती तो एल्बुमिन जब आने लगता है तो एल्बुमिन की मात्रा ब्लड में कम हो जाएगी। जब ब्लड में कम हो जाएगी तो जो कोलॉइड ऑन्कोटिक प्रेशर है ये भी कम हो जाता है। जब कम हो जाता है जो फ्लूइड होता है वो मूव करना था वेसल के अंदर, सब वेसल के अंदर मूव करने लगेगा। जब वेसल के अंदर मूव करेगा तो वेसल सूजने लगेगी, तो सारी जब वेसल सूजने लगेगी उसे पानी भरेगा तो उसे कहते हैं इडिमा, ठीक है। तो एल्बुमिन का रोल प्लाज्मा कोलॉइड ऑन्कोटिक प्रेशर को मेंटेन करने में इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि हॉट टेस्ट, कौन सा हॉट टेस्ट, यूरिन में होता है, ठीक है, किसमें होता है, यूरिन में। तो हॉट टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इन यूरिन। तो यूरिन में हॉट टेस्ट कराया था, इसका मतलब किस चीज को टेस्ट किया जा रहा है, बाइल को, एल्बुमिन को, शुगर को, एसीटोन को। तो हॉट टेस्ट के थ्रू याद रखिएगा एल्बुमिन को टेस्ट किया जाता है। अब एल्बुमिन का क्या क्या रोल है मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। ब्लड में कितनी होनी चाहिए, यूरिन में आ रही है तो इसका मतलब क्या है, किडनी डिजीज है, ठीक है। तो हॉट टेस्ट किस लिए कंडक्ट किया था यूरिन में, एल्बुमिन की मात्रा की जांच के लिए। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13, बेनेडिक्ट टेस्ट। बेनेडिक्ट टेस्ट किस लिए होता है, चाहे यूरिन में कराइए चाहे कहीं भी कीजिए, किस लिए किया जाता है, बेनेडिक्ट रिएजेंट भी होता है। तो बेनेडिक्ट टेस्ट यूज टू डिटेक्ट, यूरिन में अगर हम कर रहे हैं तो शुगर चेक करने के लिए, एल्बुमिन की, बाइल की, प्रोटीन। इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है शुगर। तो शुगर टेस्ट करने के लिए बेनेडिक्ट टेस्ट किया जाता है, ओके। बेनेडिक्ट रिएजेंट भी होता है। क्वेश्चन नंबर 14, देखिए नया टाइप का क्वेश्चन। इन एन हेल्दी पर्सन, तो एक हेल्दी पर्सन है तो उसमें स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होना चाहिए। तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, ये हार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो जितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड, वॉल्यूम ऑफ ब्लड, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट, कौन सा, एलवी, लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट जो होता है, जितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप करता है सिस्टोलिक कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन में, ठीक है। तो जितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल हार्ट का पंप करता है, ठीक है, जब सिस्टोलिक कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उसे कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। तो हेल्दी पर्सन में कितना होता है, 50 ml होता है, 100 ml होता है, 70 ml होता है कि 170 ml होता है। तो इसका सही आंसर है 170 ml, सॉरी 70 ml, ठीक है। तो 70 ml ऑफ ब्लड जो है पंप करता है एक नॉर्मल ह्यूमन, मान लीजिए 70 kg का है वो, ये लेफ्ट वेंट्रिकल से इसे पंप करता है, तो इसे कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। तो इसमें दो क्वेश्चन है, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड बाय लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग सिस्टोलिक कार्डियक इंटरेक्शन, और दूसरा कह सकते हैं कितना पंप करता है, 70 ml पंप करता है, ओके। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 चिल्ड्रन से रिलेटेड है कि इन चिल्ड्रन द कैलकुलेशन ऑफ ड्रग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ, जैसे चिल्ड्रन में कैलकुलेशन ऑफ ड्रग का मतलब बच्चों को अगर जो दवा दी जाती है वो किस बेसिस पे दी जाती है, उनकी एज के अकॉर्डिंग दिया जाता है, वेट के अकॉर्डिंग, की हाइट के अकॉर्डिंग, की लेंथ के अकॉर्डिंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेट के अकॉर्डिंग दिया जाता है। आप जब भी देखिए तो वेट के अकॉर्डिंग ही डोज किया जाता है कि 5 kg का बच्चा है, 10 kg का बच्चा है तो कितना ml की ड्रग देनी है, कितनी ग्राम ड्रग देनी है, ठीक है। कैलकुलेशन ड्रग में चिल्ड्रन में बहुत ही सावधानी से वेट के अकॉर्डिंग दिया जाता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि द ड्रग दैट कॉज एक्सपेल्शन ऑफ गैस फ्रॉम इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो कह रहा है ड्रग, ऐसी कौन सी ड्रग है जिससे गैस जो है निकाल देती है पेट से या इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से, समझ रहे हैं ना। अगर पेट तना हुआ है मतलब फ्लैटुलेंस है अगर पेट में,
तो उससे कौन सी गैस निकालती है? तो आप तमाम दवा खाते हैं, जैसे आप खाते हैं रेनिटीन खाते हैं ना, रेबिप्रोजोल खाते हैं, ऑस्मेप्रोजोल खाते हैं, तो ये सब कौन सी ड्रग कैटेगरी होती है? एस्ट्रिंजेंट कहलाती हैं, कार्मिनेटिस कहलाती हैं, कैथार्टिस कहलाती हैं, केमेटिक्स कहलाती हैं। तो ये ड्रग जो गैस को निकालती हैं बॉडी से कहते हैं कार्बिनेटिव्स। इसको याद रखिएगा, कार्बिनेटिव्स कहलाती हैं ड्रग। नंबर 17 देखिए, इंसोम्निया मतलब क्या होता है? व्हाट इज इंसोम्निया मीन्स? ठीक है, इनएबिलिटी टू वॉक, अनकॉन्शियसनेस, इनएबिलिटी टू स्लीप, इनएबिलिटी टू ईट। तो इंसोम्निया मतलब होता है इनएबिलिटी टू स्लीप। जब किसी को नींद नहीं आती है तो उसे कहते हैं इंसोम्निया हो गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि इनवॉलेंट्री पासिंग ऑफ यूरिन इज नोन एज। तो वॉलेंट्री नहीं कह रहा है, इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री मतलब अपनी मर्जी से कर रहे हैं, इनवॉलेंट्री मतलब अपने आप हो जा रही है। तो इनवॉलेंट्री पासिंग ऑफ यूरिन इज नोन एज इन्यूरेसिस, एलिमिनेशन, मिक्टुरेशन, टिकिटिफिकेशन। तो इसका सही आंसर है इन्यूरेसिस। ठीक है, तो अपनी मर्जी से आप नहीं कर रहे हैं, अपने आप हो जा रही है तो उसे कहते हैं इन्यूरेसिस। और अपनी मर्जी से कर रहे हैं, अपने टाइम के हिसाब से कर रहे हैं तो उसे कहते हैं मिक्टुरेशन। तो नॉर्मल एक्ट ऑफ यूरिनेशन क्या होता है? मिक्टुरेशन कहलाता है। लेकिन इनवॉलेंट्री जो अपने आप हो जा रही है उसे कहते हैं इन्यूरेसिस। ओके, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि एन इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, प्लेस्ड अगेंस्ट द पेशेंट चेस्ट, जो पेशेंट के चेस्ट में लगाया जाता है, टू हियर बोथ लंग एंड हार्ट साउंड। ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो पेशेंट के सीने में लगाया जाता है जिससे उसके लंग्स और हार्ट की साउंड सुनी जा सके? तो इजी क्वेश्चन है, लेकिन देखिए क्या ऑप्शन, ओटोस्कोप, टेलीस्कोप, स्टेथोस्कोप की स्फिगोमैनोमीटर। तो सही आंसर क्या है इसका? स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप से आप लंग्स और हार्ट की साउंड सुनने की कोशिश करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एप्रोप्रिएट रूट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंसुलिन? तो इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है ना, तो इंसुलिन का इंजेक्शन कैसे दिया जाता है? जो इंसुलिन के डोजेस लेते हैं वो कैसे लेते हैं? इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, इंट्रावेनस की इंट्राडर्मल? क्या है इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है सबक्यूटेनियस। ठीक है, जो इसका इंजेक्शन दिया था सबक्यूटेनियस दिया था। सबक्यूटेनियस मतलब अंडर द स्किन, अंडर द स्किन। स्किन का मतलब क्या हुआ? स्किन और मसल जो होती है उसके बीच में एक टिश्यू की लेयर होती है। ठीक है, तो स्किन के नीचे एक टिश्यू की लेयर में ये इंजेक्शन लगाया जाता है, हल्का सा, इसमें दर्द नहीं होता और सबक्यूटेनियस इंजेक्शन होता है। तो इंसुलिन सबक्यूटेनियस मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से दिया जाता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, अलग टाइप का क्वेश्चन है, इज नोन एज साइको एक्टिव सब्सटेंस पीस पिल। तो इसमें से एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है, ऐसा सब्सटेंस है जो साइको एक्टिव है, जो बहुत एक्टिवेट कर देता है माइंड को। ठीक है, और उसे पीस पिल भी कहा जाता है। नाम इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्या है? पीस पिल कहा जाता है। वो कौन सा है? एलएसडी है, कैनबिस है, कोकीन है कि पीसीपी है? तो सही आंसर इसका क्या है? याद रखिएगा, पीसीपी है, फेनसाइक्लिडीन। फेनसाइक्लिडीन एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि पीस पिल के नाम से जाना जाता है, साइको एक्टिव है, एक्टिवेट करता है सब्सटेंस को। हालांकि अब ये बैन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, सेवलॉन की बात हो रही है तो याद करने वाला क्वेश्चन है, सेवलॉन कंटेन्स, इसमें से कौन सा केमिकल वो रहता है सेवलॉन में? तो सही आंसर मैं आपको बताऊंगा डायरेक्ट, इधर उधर मत जाइए। सही आंसर है सेटवलॉन और हिबिटेन। ठीक है, तो सेटेवलॉन और हिबिटेन ये दो कंपाउंड सेवलॉन में रहते हैं जो कि एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ये देखिए एक अच्छा क्वेश्चन, इन फॉलोइंग विच इज द किल्ड वैक्सीन। इसमें से कौन सी किल्ड वैक्सीन है? किल्ड वैक्सीन का मतलब क्या होता है? देखिए, जो वैक्सीन होती है ना, वो किल्ड हो सकती है और लाइव भी हो सकती है। तो किल्ड वैक्सीन कैसे बनती है? किल्ड वैक्सीन में क्या होता है, जैसे जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या वायरस है या बैक्टीरिया है तो उसको ग्रो कराया जाता है। ठीक है, ग्रो कराया जाता है, कल्चर कराया जाता है। क्या कराया जाता है? कल्चर। कल्चर करने के बाद उसको किल कर दिया जाता है। ठीक है, तो किल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अब इस पर डिजीज ये कॉज नहीं कर सकता, डिजीज ये अब नहीं कॉज कर सकता। तो जो वायरस जो हमने ग्रो कराया था, कल्चर कराया था, उसको किल कर दिया तो ये डिजीज कॉज नहीं करता, लेकिन उसके अंदर का मटेरियल प्रेजेंट है, तो इसको जब यूज किया जाए एज अ वैक्सीन तो इसे कहते हैं किल्ड वैक्सीन। किल्ड वैक्सीन को इनएक्टिवेटेड वैक्सीन भी कहते हैं, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन के फॉर्म में भी कहते हैं। और लाइव वैक्सीन वो होती है इसमें माइक्रोऑर्गेनिज्म भी जिंदा है, ठीक है, उसको डायरेक्टली डाल दिया जाता है थोड़ी सी मात्रा में, तो उसे कहते हैं लाइव वैक्सीन। तो इसमें से कौन सी किल्ड वैक्सीन है? ओपीवी, बीसीजी, एमएमआर की रेबीज? ठीक है, इसका सही आंसर है एमएमआर। एमएमआर किसकी वैक्सीन होती है? मम्स, मीजल, रुबेला की। मम्स, मीजल और रुबेला की। अब ये क्वेश्चन आता है कि आपको पता है कि कोविड की कौन सी वैक्सीन थी जो किल्ड वैक्सीन एक्टिवेटेड थी? तो कोवैक्सिन, एग्जांपल इसका ये, कोवैक्सिन जो वैक्सीन थी ये भी क्या है? इनएक्टिवेटेड वैक्सीन या किल्ड वैक्सीन। इसमें भी वायरस को ग्रो करके कल्चर करके किल कर दिया गया है कि वो डिजीज नहीं कॉज कर सकता, लेकिन एज अ वैक्सीन यूज किया जा रहा है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24।
क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कॉमनेस्ट कॉज ऑफ लीवर सिरोसिस। तो लीवर का सिरोसिस मतलब लीवर का डैमेज, उसको नेक्रोसिस करने लगता है, तो किसका कॉज, मेजर कॉज क्या है? इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन से होता है, एनाल्जेसिक से होता है, दवा दर्द की दवा से, कैफीन से या अल्कोहल से? तो सबसे होता है, लेकिन मेजर कॉज क्या है? मेजर कॉज है अल्कोहल। ठीक, कहते हैं ना अल्कोहल खाने से लीवर, अल्कोहल पीने से लीवर डैमेज होता है। लीवर सिरोसिस का मेजर कॉज क्या है? अल्कोहल है। लास्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, थर्मोमीटर किसने डिस्कवर किया था? थर्मोमीटर वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाई, तो कई आंसर है इसके, वाटसन है, फ़ारेनहाइट है, क्लेमेंट है, सेल्सियस है। सही आंसर इसका है फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट कौन थे? डैनियल फ़ारेनहाइट, डैनियल फ़ारेनहाइट, ये साइंटिस्ट का नाम था। इन्होंने सबसे पहले मरकरी, मरकरी समझ रहे हैं ना, तो मरकरी से थर्मामीटर बनाया था और ये मोस्ट रिलायबल माना जाता था। थर्मामीटर पहले ही बनते थे, लेकिन जब फर्स्ट मोस्ट रिलायबल और मरकरी थर्मामीटर बनाया था डैनियल फ़ारेनहाइट ने बनाया था, और इसलिए कह रहे हैं कि थर्मामीटर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाई फ़ारेनहाइट। फ्रेंड्स, हमारे थे आज के क्वेश्चन, कोई अलग टाइप के क्वेश्चन है, टेक्निकल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस आप कीजिए, अपना माइंड और शार्प कीजिए। हमारे चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब रहिए, ऐसे वीडियो हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर